बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। अपोजिशन की कन्फ्यूजन बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। हमने देखा कि मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से जो बिल मंजूर हुआ, उसके बाद ऐसा लगता है कि अपोजिशन कुछ बौखलाई हुई है, क्योंकि अपोजिशन पहले ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है। लेकिन हुकूमत ये कहती रही है कि बहरहाल शफाफ और साफ इंतखाबात के लिए एक निज़ाम वज़ा करना होगा। बार बार अपोजिशन से हुकूमत ये कहती रही कि वो अपना किरदार अदा करे, लेकिन अपोजिशन मुज़ाकरात से मुस्तकिल राह फ़रार इख्तियार किए हुए थी। अब सूरत हाल ये है कि NA 133 का ज़िमनी इंतखाब आने वाला है, लेकिन इस हवाले से अब मुख्तलिफ सियासी जमातों की, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी जो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, वोट के हवाले से, वोट पैसे के बदले वोट लेने के हवाले से मुबैना वीडियोज़, ऑडियोज़ नहीं बल्कि वीडियोज़ सामने आ रही हैं और जिस पर हर तरफ से तनकीद हो रही है। हुकूमत ने इन जमातों को आड़े हाथों लिया है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने भी इस हवाले से आज गुफ्तगू की और उनका कहना था कि क्या वोट को 1000-2000 में ख़रीदना वोट को इज़्ज़त देना है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का मज़ीद कहना था कि इस मुल्क में वाहिद लीडर सिर्फ इमरान खान है। उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो दिखाते हैं। जब भी इनका केस लगता है, कभी किसी की लीक आ जाती है, कभी किसी की वीडियो आ जाती है और वो पता चलता है बाद में कि वो सारी जाली वीडियो, और इसका मकसद सिर्फ जजों को प्रेशराइज कर सके। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप फौज को ब्लैकमेल कर सकें। जब हम ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आएंगे, तो फिर इस वक्त सबसे ज़्यादा घबराहट किसको होती है? नून लीग को होती है, उसके बाद पीपल्स पार्टी को होती है, क्योंकि इन लोगों का तमाम जो इंतखाबी तरीका है वो धांधली के ऊपर मबनी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अब अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी। क्या अपोजिशन इस वक्त वाज़े कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि एक तो ज़िमनी इंतखाब आ रहा है और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ऐसी वीडियोज़ का सामने आना ये यकीनी तौर पर बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है, क्योंकि हुकूमत मुस्तकिल ये सवाल उठा रही है कि वो सियासी जमातें जो ये कहती रही हैं कि इंतखाबात साफ़ हों, शफाफ हों, जो दावे करते रहे हैं, अगरचे कि उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया, अब उनकी इस तरह की वीडियोज़ आना ये यकीनन दाल में कुछ काला लगता है। क्या मुस्तकबिल होगा और जो मुल्की सियासी सूरत हाल है वो इस वक्त क्या है, तमाम मामलात पर बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब राना ताहिर। राना ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। राना ताहिर साहब, ये एक नई सूरत हाल आपके सामने है। NA 133 के हवाले से वीडियोज़ सामने आई हैं, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी वीडियोज़ मुबैना तौर पर सामने आई हैं। तहकीकात अब होंगी, इसकी इलेक्शन कमीशन ने भी इसका नोटिस ले लिया है, लेकिन ये क्या मानी रखता है और इसके क्या मतलब है कि इस तरह की वीडियोस आना? ये तो साफ आप लोगों से कह रहे हैं कि पैसे ले लें। क्या ज़रूरत पेश आई है मुस्लिम लीग नून को मुबैना तौर पर या पीपल्स पार्टी को? देखें जावेद इकबाल साहब, पहली बात तो ये कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों वहाँ मैदान में हैं। PTI के उम्मीदवार के तो कागजात ही रिजेक्ट हो चुके हैं और ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर लगा रही। अब ये वीडियो का सामने आना, जो पंजाबी में कहते हैं ना, चोरा नूं पै गए मोर, अच्छा। ये खुद वीडियो नून लीग वाले खेल रहे थे, अब इनकी अपनी वीडियो आ गई। मसला ये है कि जावेद साहब, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये शफाफियत पर यकीन ही नहीं रखते इंतखाबात में। पहले भी कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने भी अपने दौरे इक़्तिदार में इंतखाबात में धांधली की और मुस्लिम लीग नून तो आती ही धांधली के ज़रिए रही है। उन्हें शफाफ इंतखाबात किसी सूरत वारा ही नहीं खाते। अभी ये इलेक्शन जो है इसमें PTI मैदान में नहीं है। मुस्लिम लीग नून को आपने सही कहा कि क्या ज़रूरत पड़ रही है, तो ये देखें, चूँकि एक सोच है ना, वो ख़रीदो फ़रोख्त पर यकीन रखते हैं। कभी छांगा मांगा की मंडी अरकान असम्बली की लगाते थे, अभी कुछ। तो ये कहना कि जी ये जमहूरियत से इनका कोई ताल्लुक़ है या ये शफाफ इलेक्शन पर यकीन रखते हैं, ये कतई तौर पर दुरुस्त नहीं। एक ऐसी सूरत में कि जब तहरीक इंसाफ
एक तीसरी क़ुव्वत के तौर पे मौजूद है और तीसरी क़ुव्वत के तौर पे उसने हुकूमत भी बनाई और अब हुकूमत भी कर रही है, सूबों में भी मौजूद है। अब भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आपके ख्याल में कुछ सोच नहीं बदली होगी कि एक तीसरी क़ुव्वत बाकायदा तौर पे मौजूद है? देखिए ना, एक्सक्यूज मी, ये जो सोच है ना ये नहीं बदलती। पहली बात तो जावेद इकबाल साहब ये है, मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये इंतखाबी इस्लाहात का आगाज़ किया है। अभी मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत है ताकि आम आदमी जो है ना वो इलेक्शन लड़ सके। अभी जो सिस्टम है इसमें आम आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये जो वीडियो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है, लेकिन सिर्फ नोटिस तक बात नहीं रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर ये वीडियो सच साबित हो जाती है तो फिर इस इलेक्शन को रोक देना चाहिए, इस हल्के का इलेक्शन रोक देना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई तरीका नहीं। अगर साबित हो जाता है कि ये वीडियो असली है तो फिर मुकर्रर तारीख पर इलेक्शन कराने का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहता। फिर इलेक्शन कमीशन को नए सिरे से वहाँ पे कागजात नामजदगी लेने चाहिए इस इलेक्शन को, या फिर आप उस उम्मीदवार को नाअहल करार दे दें। लेकिन ये सारा कुछ जो है उसकी रिपोर्ट, अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ जाती है वीडियो की और वो असली साबित हो जाती है, एक तो ज़िम्मेदारान को सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि फिर इस हल्के के इलेक्शन का मुस्तकबिल क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी होंगी। अभी ये जो हम बात कर रहे हैं ना, देखें शफाफ इलेक्शन, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कब शफाफ इलेक्शन हुए थे? शफाफ इलेक्शन, आप ये बड़ा आरटीएस बैठ गया भाई, आरटीएस इमरान खान ने बनाया था, वो इलेक्शन कमीशन इमरान खान ने बनाया था, वो निगरान हुकूमत इमरान खान ने बनाई थी जिसने 2018 के इलेक्शन कराए थे। ये तो यानी ये अपनी शिकस्त मानने पर यकीन ही नहीं रखते। ये तो अपना वो ना क्या कहते हैं, दूध पीते आए हैं, आमरियत जिसको ये कहते हैं। मैं तो उनके लिए, मेरे नज़दीक तो वो कई सिविल हुक्मरानों से बेहतर थे लोग, लेकिन इन्होंने तो दूध पिया है और उस गोद में परवान चढ़े हैं। ये दोनों जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनकी लीडरशिप जो है, इन्होंने मार्शल्लाह की गोद में परवरिश पाई है। तो इसलिए जमहूरियत और ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। लेकिन ये तो आपको याद होगा जब जिस दिन ये बिल पास हुआ था पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में, उस दिन जो आसिफ अली जरदारी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा था कि ये तो EVM भी हो गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का हक़ वाला मामला भी हो गया, लेकिन ये इस हुकूमत के लिए नहीं किसी और के लिए इस्तेमाल होगा। ये एतमाद की क्या वजह आपको नज़र आती है? देखिए, आसिफ जरदारी साहब जो है ना वो ज़ुबानी बातें करने के माहिर हैं। ठीक, मसला ये है, आप ये देखें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्यों वोट का हक़ नहीं मिलना चाहिए। हमारे मुल्क की मईशत को चलाने में उनका बहुत अहम किरदार है। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। आपको याद होगा कि ये 98 में नवाज़ शरीफ साहब भी कहते थे कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देंगे। ठीक, लेकिन चूँकि ये तो चाहते हैं ना कि जो वोट इनको किसी डब्बे शब्बे में, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखें, ये इमरान खान ने इस्तेमाल करनी है। वहाँ की पे कोई डिप्टी कमिश्नर इस मशीन को इस्तेमाल करेगा या कोई सूबाई वजीर इमरान खान की तो उस वक्त हुकूमत ही नहीं होगी, निगरान हुकूमत इलेक्शन करा रही होगी। और इलेक्शन कमीशन ने ये मशीनें जो हैं खरीदनी भी इलेक्शन कमीशन ने है, कि उसमें क्या क्या होना चाहिए वो भी इलेक्शन कमीशन ने देखना। लेकिन अब कानून बन गया है, कानून से राह फरार जावेद इकबाल साहब मुमकिन नहीं। जब तक ये कानून है इलेक्शन EVM के तहत ही होंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी जनाब कमर मोहम्मद दिलशाद साहब। कमर साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुश आमदीद कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले कमर दिलशाद साहब, ये जो वीडियोज़ सामने आई हैं NA 133 के हवाले से, अगर ये वीडियोज़, ये ज़ाहिर है अभी तक तो हम इसको मुबैना वीडियोज़ ही कहेंगे, इलेक्शन कमीशन ने अब इसका नोटिस ले लिया है, अगर ये सही साबित होती हैं तो क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है और क्या सज़ा हो सकती है इस इलेक्शन के हवाले से खुसूसन? सूरत तौर पर ज़ाहिर है कि इलेक्शन के दिनों में इस तरह की आजकल पाकिस्तान के अंदर जाली वीडियो, फेक वीडियो इस तरह बनाने का एक बहुत बड़ा एक कल्चर पाकिस्तान में आ चुका है। अब कोई शख्सियत इससे महफूज नहीं रही, किसी के खिलाफ भी जो है वो वीडियो भी बन सकती है, स्कैंडल भी बन सकते हैं। इसके सबसे बड़ा आसान तरीका ये है कि जिस वोटर्स को पैसे दिए गए हैं,
अगर वो जिसको पैसे दिए, अगर वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में चला जाए कि जनाब मुझे ये पैसे फलां शख्स ने दिए हैं, तो फिर कोई इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने सेक्शन जो हमारे पास है इलेक्शन एक्ट 2017 का 167, 168, उसके तहत में लिखा हुआ है कि कोई रिश्वत दे, वोटर्स को तरगीब दे, लालच दे, तो उसमें सजा का बाकायदा तयन है, 3 साल का भी है, 2 साल का भी। तो ये सारी चीजें हमारे वोटर जिसने पैसे लिए हैं वो इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान के पास चल जाए। बाकी वीडियो इतनी जारी चल रही है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जारी वीडियो पर तो कार्रवाई नहीं कर सकता है, वो उसको FIA को देगा कि FIA आप इंक्वायरी करें। आप FIA इंक्वायरी 15 दिन लगाता है, 20 दिन में लगाता है, वो फिर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में आएगी। जब जिन्होंने पैसे लिए हैं, जब उसको बुलाएगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, वो इनकार कर देगा कि मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले। तो ये एक बड़ा मुश्किल तरीन मरहला होता है। चंद वीडियो केस्टों पर आकर या वीडियो ड्रामेबाजी करने पर इलेक्शन पोस्ट नहीं हुआ करते। तो ये एक बड़ी अहम बात ये है, जिसके पास है बाकायदा जाए कि जनाब इसने मुझे पैसे दिए, उसका नाम ले दे, फिर एक्शन हो जाएगा। उसको सजा, जब उसको सजा मिलेगी जिसने पैसे दिए, वो खुद ही बोल पड़ेगा कि मुझे किसने भेजा। फिर ट्रेल की शक्ल में बात सही मुजरम तक आप पहुंच जाएंगे। तो लेकिन हमारे लोग जो हैं वो जाते ही नहीं है। अब जिस तरह मूसा रजा गिलानी जो है उसका हुआ है, मूसा गिलानी का, तो इलेक्शन कमीशन ने बार बार उनको, जिसने वो शिकायत की थी अकरम चीमा MA ने, कि जी आप आए स्टेटमेंट दें, 6 नोटिस दिए, आया ही नहीं वो, कि जी मैं तो नहीं आता। अब बताएं इलेक्शन कमीशन क्या करे, जो शिकायत कुरंदा है, जिसका नाम आ रहा है, वीडियो पे नाम आ रहा है, तस्वीर आ रही है, वो कहता है मैं तो नहीं आता। तो ये चीजें हमारे यहाँ एक कल्चर है, दलेरी बहादुरी जरूरत नहीं है। तो अब ये जो है बड़ा बुरा है, बड़ा गलत तरीका है। लेकिन अपने मैं दोस्त की बातें सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे वो। तो मैं उनमें ये कहूंगा कि इस हल्के में बिल्कुल सही फरमाया आपने, इस हल्के में हमें इतला है कि जब पहले इस हल्के का नाम था 117, इसमें हमेशा जो था वो वोट भी बिके, कच्ची आबादी को पैसे भी दिए गए हैं उस जमाने के हिसाब से जो हमें सुनते में आ रहा था। लेकिन सबूत तो नहीं दे रहा था कोई भी, लेकिन बातें हो रही थी कि गरीबों को कच्ची आबादी में पूरे 1 महीने का राशन तकसीम किया जा रहा है। ये सब बातें हुई हैं, दुरुस्त है, ये हम मानते हैं इस चीज को, शिकायत माजिद भी आती रही है। लेकिन जब उनको तलब करके पूछा क्या तो इनकार कर दिया, हमने तो नहीं किया। तो अब ये है कि जिन्होंने पैसे दिए हैं, वीडियो में आ रहा है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास पूछा है कि सर ये इन्होंने मुझे पैसे दिए थे, तो खत्म, कार्रवाई हो जाएगी, गिरफ्तारियां भी हो यानी मुद्दईयान जब तक नहीं आएंगे, जाहिर है उस वक्त तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकेगा, आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, लेकिन कमर दिलशाद साहब, ये जो एक सूरत हाल हम देखते हैं और जो रिवायती तरीके हम देखते हैं कि जब भी जहां इलेक्शन होता है इस किस्म के तरीके होते हैं, शायद इसी वजह से ये हुकूमत भी कहती रही कि इस्लाहात की हमें ज़रूरत है, और फिर ये इस्लाहात की तरफ गए। आपके ख्याल में अपोजिशन ने उसमें अपना किरदार अदा किया, नहीं किया? हमें तो बज़ाहिर नहीं लग रहा, क्योंकि वो मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठे हुकूमत के साथ। वो तो खैर स्पीकर साहब ने उनके साथ उनको इनवाइट करना चाहा था, और जो अपोज हमें जैसे सुनने में आ रहा है, जैसे हम रेस हो रहे हैं, लेकिन हमें अपोजिशन पर एतमाद नहीं है। वो अपनी अपनी बातें कर जाते हैं। सबसे बड़ी तो मैं बताता हूँ इसके अंदर, ठीक है इस्लाहात बड़ी अच्छी हुई है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कानून बन गया है, और उस कानून पर अमल दरामद करना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की कानूनी जिम्मेदारी हो गई है। दुरुस्त फरमाया हमारे दोस्त ने, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने चंद रोज पहले अपना रोड मैप दे दिया हुकूमत पाकिस्तान को। उस रोड मैप के तहत ये है, वो कम अज कम 3 साल 4 साल लगेंगे। उन्होंने कहा कि हमें हमारा ये रोड मैप है, हमें ये हमारे लिए सेंटर बनाए, बिल्डिंग बनाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 9 लाख खरीदनी है, उस 9 लाख की टेंडर दें, और तकरीबन 2 खरब रुपया खर्च होना है, तो 2 खरब रुपया हमें दें। तो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता दी हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बहुत है और वो करने का मिजाज है, वो करेगा, जैसे कानून धारी बन चुकी है। अच्छा, लेकिन वसाइल ज़ाहिर है हुकूमत ने मुहैया करने होंगे, जो उनको चाहिए होगा वो सारे वसाइल तो मुहैया करने होंगे ना हुकूमत को। वो बिल्कुल बिल्डिंग मांगी है उन्होंने, सेक्रेटरीट मांगे, अगर बिल्डिंग हमें बिल्डिंग बना के दें। अगर बिल्डिंग बनाने में देर लगती है तो उन्होंने कहा कि कोसार सेक्रेटरीट, आपने देखा होगा जवद इकबाल साहब, जो कोसार सेक्रेटरीट बना हुआ है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें हमें 2 फ्लोर दे दें, बाकी हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रख लें, और साथ उन्होंने कहा कि हमें 9 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदने के लिए हमें पैसा दे दें। तो फिर हाल दिफाजी टाइम भी उन्हें कम अज कम 75 अरब चाहिए। बाकी तो बात की बात है,
टोटल खर्चा जो है 2 खरब है। ये अब ये तो आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की, कंवर दिलशाद साहब। इसके साथ साथ ये तकरीबन 90 लाख जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको भी वोट का हक दिया गया है। ये भी तो एक अच्छी बात है, और उसके लिए भी तो जाहिर है इंतजामात और एहतमाम करना होगा। असूल तौर पे ये 90 लाख जरूर हैं। मैं आपको बड़ी अहम बात बताता हूँ, ये जो इसमें 45-40 लाख जो है वो हमारे मिडिल ईस्ट में है, और मिडिल ईस्ट के बारे में वजारत खारजा के पास खबरें आ रही हैं। तो उन मुल्कों ने ये कहा कि अगर उन्होंने यहाँ सियासी सरगर्मियां की, कोई जुलूस निकाला, कोई रैली निकाली, तो हम 24 घंटे में मुल्क से बाहर निकाल देंगे। ये हुआ है कि हमारे मुल्क को इजाजत नहीं है कि वोट के बारे में कोई रैली निकाले, कोई जुलूस निकाले, कोई जलसा करें। इसकी इजाजत हमें, ये मेरे जमाने में भी हुआ। जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था तो हमें भी वजारत खारजा की तरफ से आया था कि जनाब ओवरसीज पाकिस्तान के बारे में मिडिल ईस्ट ने ये कहा कि हमें मुल्क से बाहर निकाल देंगे। बस गरीब लोग हैं, निकाल देंगे 24 घंटे में, डिपोर्ट कर देंगे हम। तो ये बताइए कैसे हो सकता है। असली तौर पर जो नादरा के जिनके पास कार्ड है, जो वोट देने के एलिजिबल लोग हैं, वो 8 या 9 लाख हैं। 90 लाख तो बेचारे गरीब बच्चे हैं, रहते हैं, वालदैन बच्चे हैं। 90 लाख तादाद तो वैसे ही है, लेकिन जो नादरा जो कार्ड जारी किया है, इंटरनेशनल कार्ड, वो तादाद तकरीबन 8-9 लाख 10 लाख है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। कंवर दिलशाद बड़ी अहम बात की है कि जो खलीजी ममालिक हैं इसमें बहुत बड़ी तादाद है, और उसके लिए ज़ाहिर है कि आपको फिर अलग से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, और वो उसमें हुकूमत ने ज़ाहिर है फिर सोचना है कि इसके लिए क्या हो सकता है। देखें जावेद इकबाल साहब, बात यह है कि जो भी मुल्क है जहाँ पाकिस्तानी मुकीम हैं, उन्हें उस मुल्क के कवानीन की पाबंदी करना है। ये पाकिस्तान में तो अभी शुरू होना है ये काम। दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे उनके ओवरसीज़ लोगों को वोट का हक मौजूद है उनके लिए। आप देखें अमेरिका का इलेक्शन होता है तो जो पाकिस्तान में अमेरिकन रहते हैं वो भी अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से वहाँ तरीक़ेकार ऐसा बनाया जाएगा। ये जुलूस वलूस निकालने की बात ठीक है, अगर उस मुल्क के कानून के तहत जुलूस नहीं निकाला जा सकता तो वो नहीं निकालेंगे। उन्होंने तो चुप आके अपना वोट का हक इस्तेमाल करना है ना, उसके लिए तरीक़ेकार वज़ा कर लिया जाएगा। लेकिन ये है बहुत बड़ा फ़ैसला। आप देखें कि आपकी इकॉनमी जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़र मुबादला न भेजें, बिल्कुल सही, तो हमारा मुल्क का क्या हाल हो। नहीं, ये तो यहाँ पे वहाँ जाके दावतें उड़ाते हैं हमारे सियासतदान, वहाँ वो इनकी खातर तवाज़ो करते हैं, सारा कुछ उनसे करवाते हैं, लेकिन उनको वोट का हक देने को तैयार नहीं। इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जब हुकूमत ने ये कानून मंजूर करवाया है तो इलेक्शन कमीशन को जो भी वसाइल दरकार होंगे, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो हुकूमत वक्त ने उन्हें फ़राहम करने हैं, और ये हुकूमत उन्हें फ़राहम करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मशीनें भी ख़रीद लेगा मुकर्रर तादाद में, और हुकूमत उन्हें वसाइल भी फ़राहम कर देगी। अगर अगला इलेक्शन EVM पे नहीं कराना तो आपको कानून में तरमीम करना पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन जो मुल्की कानून है उसका पाबंद है, तो इसलिए इस वक्त तो जो सूरत हाल है वो ये है कि अगले इलेक्शन EVM के तहत होने। तो अब इसमें कितना जाहिर है हुकूमत के पास वसाइल मौजूद होते हैं, बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, वो बिल्डिंग भी फराहम कर देंगे। लेकिन ये सारा काम हुकूमत को ज़रा तेज़ रफ्तारी से करना होगा ताकि अगले इलेक्शन जो हैं उनमें EVM का इस्तेमाल हो सके। देखें EVM से खौफज़दा क्यों है। अब ये जिस तरीके से आप जिस मुबैना वीडियो की बात कर रहे हैं, ये काम जो करते हैं उन्हें वो कबूल नहीं है EVM। उसको उससे पहले वो ऑडियो भी आ चुकी हैं, वो राना शमीम का हलफनामा और जो साकिब निसार साहब वो की देखें, वो साकिब निसार साहब की जो ऑडियो इन्होंने की है, वो देखें वो तो एक डटाई की हद है। वो टुकड़े जोड़ जोड़ के वो साबिक चीफ, असल में वो साबिक चीफ जस्टिस का नाम लेकर पाकिस्तान की आला अदलिया को निशाना बना रही है जावेद इकबाल साहब, नून लीग। साबिक चीफ जस्टिस साहब तो रिटायर हो चुके हैं, वो ना उस बेंच में शामिल थे जिसने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। साबिक चीफ जस्टिस ना मरियम नवाज को सज़ा देने वाले बेंच में वो शामिल थे। ये साकिब निसार साहब का ना इसलिए कि वो चूँकि अब रिटायर हो चुके, उनका नाम इस्तेमाल करके ये आला अदलिया का जो मौजूदा आला अदलिया है उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रही है नून लीग। और ये जो चीज़ें हैं कतई तौर पर
आईन पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप अफवाज पाकिस्तान की तज़हीक करें, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप आला अदलिया की तज़हीक करें। एक तरफ तो आइन की बालादस्ती की बात है, तो आप फिर आला अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों जहर उगलते हैं? इन्हें कौन से फ़ैसले चाहिए? वो फ़ैसले जो टेलीफोन पर कहें कि जी बेनज़ीर को इतनी सज़ा सुना दो और ये कर दो, इस तरह के फ़ैसले चाहिए इन्हें? ये इन्हें ना आज़ाद अदलिया कबूल है, ना इन्हें शफाफ इलेक्शन कबूल है। देखें, यहाँ लोग बात नहीं करते, अब तो सारे ये एक हो गए ना खाने पीने के चक्कर में। ये मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, बाकी सारे, ये 77 के इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। हाँ, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये आपने मौलाना फजल रहमान साहब का नाम लिया, वो पीडीएम जो थी, ये तो हमने अलग अलग जमातों की बात की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बात की, लेकिन पीपल्स पार्टी तो अब अलग है, मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है पीडीएम की मरकज़ी जमात है, फिर मौलाना फजल रहमान है और बाकी छोटी छोटी जमातें हैं। वो दावे तो बड़े कर रहे हैं, लेकिन राना साहब आपको लगता है कि इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हैं? एक तरफ मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, फिर इस्तीफ़े देने हैं, दूसरी तरफ इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात हैं, वो भी कन्फ्यूज़ हैं कि हम लॉन्ग मार्च करें, जलसे जुलूस करें। जलसे जुलूस तो ठीक है करें, लेकिन लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़े, ये आपको लगता है कि पीडीएम इस वक्त कन्फ्यूज़ है? बहुत बुरी तरह कन्फ्यूजन का शिकार है। दूसरी बात उन्हें ये है कि ये 2-3 दफ़ा जो काम कर चुके हैं ना, आवाम ने उनको रिजेक्ट किया। आवाम इनके कहने पे सड़कों पर नहीं आते, इसलिए वो नून लीग जो है वो ऊपर ऊपर से करती है, अंदर से ये लोग नहीं चाहते कि किसी किस्म का लॉन्ग मार्च हो, और ना ये होना है। ये सिर्फ अभी इनके जो जलसे हुए हैं उनमें आवाम ने जिस तरीके से शिरकत की है, किसी जगह आप देखें आधी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, किसी जगह 3/4 कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, तो उन्हें नज़र तो आ रहा है ना कि आवाम की कितनी दिलचस्पी है उनकी तहरीक में। तो ये आपने बड़ा सही पॉइंट कहा कि भाई उनके अपने कारकुनों ने बल्दियाती इलेक्शन लड़ने, उन्होंने कहना चाचा हम ये इलेक्शन लड़ें या आप ये लॉन्ग मार्च में जाएं। तो इसलिए ये चीज़ जो है ना, लॉन्ग मार्च, ये हमें धमकियां दे रहे हैं, उसमें कोई हकीकत नहीं। और ये जो देखें, आपने कहा ना कि पीपल्स पार्टी और ये मुतहदा अपोजिशन बड़े आई थी ना तमतराक से पार्लियामेंट में, अब वो मुतहदा अपोजिशन ये कहते थे कि जी ये इलेक्शन में धांधली हुकूमत करना चाहती ईवीएम के ज़रिए। अब ये धांधली के इल्ज़ामात लाहौर में एक दूसरे के ख़िलाफ़ लगा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये इससे इनका ना, जो जिसको आप कह सकते हैं कि इनकी ना पार्टियों में जमहूरियत है, जावेद इकबाल साहब, वरासती पार्टी सिस्टम है, ठीक है, कि फलां था। अब क्या मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के अलावा कोई और लीडर नहीं? ये सारा निज़ाम जो है ना, ये एक शाही सोच के तहत चल रहा है, शाहाना सोच है। ये जमहूरियत है, खेल है सिर्फ इक़्तिदार के लिए, ना इक़्तिदार में आने। आप देखें यहाँ बड़ी बात हुई है, उस पर मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा। ये जो मरीम नवाज़ साहिबा ने जिसको खुद तस्लीम किया है, बाकी तो अभी मुतनाज़े है ना, एक ऑडियो को मरीम नवाज़ ने तस्लीम कर लिया कि वो डायरेक्शन दे रही हैं कि फ़लाँ टीवी चैनल को कोई इश्तिहार नहीं देना। और एक उनकी उससे पहले की भी एक है ऑडियो वीडियो के जी मेरा तो कोई सेल नहीं, और इसमें कह रही है कि भाई हाँ मैं सेल चला रही थी, हमारा एक सेल मीडिया सेल था। अब ये जो चीज़ें हैं, आप मुझे ये बताएं, ये जमहूरी सोच है? ये देखें, नवाज शरीफ साहब और आज़ादी सहाफ़त, ये एक दूसरे की ज़िद है। मैं उस वक़्त जंग अखबार में था, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, इन्होंने जंग ग्रुप भी नवाज शरीफ के अताब का निशाना बना, 2 सफ़े का अखबार रह गया था जंग जी। बिल्कुल, इन्होंने न्यूज़ प्रिंट नहीं आने देते थे, इमारत को घेरा हुआ था पुलिस के ज़रिए और FIA के ज़रिए, और कारकुन जो हैं खुद बेचारे रीलें लेकर आ रहे थे, उनको रोका जाता था। तो ये आज़ादी सहाफ़त और मुस्लिम लीग नून, इन लोगों को ऐसी बातें करते हुए शर्म भी नहीं आती। यानी हुकूमत के लिए ऑपोजिशन कोई चैलेंज नहीं है, हुकूमत के जो अपने मामलात हैं उन पे खामियां दूर करे हुकूमत, जी, जो उनके गवर्नेंस के मसाइल हैं उन पर तवज्जो दे। देखें, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है जावेद इकबाल साहब, पंजाब में मामलात को ठीक करने की ज़रूरत है। मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो बिलाशुबा एक ईमानदार दयानतदार आदमी, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ इक़दामात करने की ज़रूरत है। ये देखें, माफियाज़ हैं,
मुख्तलिफ माफियाज। अभी आप देखें कराची में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कुछ गैर कानूनी बिल्डिंग्स गिराने का, तो किस तरह सारे लोग इकट्ठे होके आ गए कि जी ये देखें, ये पाकिस्तान इसी तरीके से इस हुकूमत को भी मुख्तलिफ माफियाज का सामना है, लेकिन क्योंकि ये हुकूमत है इन्हें उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो भी हैं, और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। हाँ, ये देखें, ये जो गुज़श्ता 30-35 सालों में माफियाज परवान चढ़े हैं ना, वो इनके रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब को चाहिए कि जो उनकी अपनी हुकूमत की कमज़ोरियाँ हैं उनको तो दूर करने की कोशिश करें ना। जैसे मैंने पंजाब का हवाला दिया, बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं, इनको चाहिए कि वहाँ जो है अपनी हुकूमत को कहें कि भाई आप आवाम तक पहुँचें, सिर्फ लाहौर में ना बैठे रहें। ठीक ठीक। KPK की मैं आज भी, मैं पिछले दिनों गया KPK में, मैं आपको बताऊँ वहाँ KPK में वाकईतन बहुत बड़ी तब्दीली आई हुई है। जावेद इकबाल साहब, आपने भी देखा होगा। इसीलिए तो KPK के लोगों ने 2018 में पहले से ज़्यादा वोट दिया इमरान खान को। तो उसी तरीके से पंजाब में भी ये पुलिस कल्चर, बाकी चीज़ें, इनमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राना ताहिर साहब, आपका तफसील से बात कर रहे थे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम के सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। कोरोना की नई जो किस्म है, इसका नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसने पूरी दुनिया को इस वक्त परेशान कर रखा है। जनूबी अफ्रीका से ये नया वेरिएंट शुरू हुआ और ये अब अमेरिका और यूरोप तक पहुंच चुका है। आलमी इदारा सेहत ने भी जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उस हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया है और एक बार फिर पूरी दुनिया से कहा है कि एहतियाती तदाबीर सामने रखी जाएँ। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी इस नए जो वेरिएंट है, इस हवाले से जो सफरी हिदायत हैं वो जारी कर दी हैं। कुछ पेशगी हिदायत हैं जिस पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। ओमिक्रॉन क्या है और ये किस हद तक ख़तरनाक है, और इस वक्त पाकिस्तान ने जो इक़दामात उठाए हैं या पाकिस्तान क्या इक़दामात कर सकता है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर वबाई अमराज जनाब डॉक्टर वसीम ख्वाजा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा कि ये ओमिक्रॉन है क्या, नया वेरिएंट है और ये कितना ख़तरनाक है? हाँ, देखिए बिल्कुल, इसमें बाज़ का सिम्टम्स होते हैं, बाज़ का नहीं होते। जिस हम पहले कोरोना को हम ट्रीट कर रहे थे, उसी तरह की, उसी टाइप का ये नेक्स्ट है। ठीक है। और उसमें बाज़ किसी कोई लामतें नहीं होती थी, बाज़ किसी को सर में दर्द, किसी को सांस लेने में मुश्किल, किसी को खांसी, किसी को उल्टी, किसी को पेट में दर्द, किसी को मोशन, किसी को घबराहट, और कई जो है इनको सांस का मसला होता है और कोमे में चले जाते थे। ठीक है। तो इसी तरह लोगों को ये चाहिए कि कोई भी सिम्टम्स हों जो ना हो, जो प्रॉपर जो है टेस्ट जो हैं वो अपने लाजमी कराएं। ठीक है। और जब किसी को हो जाता है तो सारी बात है, खांसी की तब भी शिफ्ट हो गया, हाथों को मास्क पहन के रखें, हाथों को धोते रहें ताकि हाथों से भी प्रॉब्लम ना हो आपको, और डिस्टेंस रखें ताकि किसी को अगर है तो वो खांसी करता है तो नाक के ज़रिए कोई मसला हो वो दूसरे में शिफ्ट ना हो। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि पहले जो ज़ाहिर है कोरोना की जो अलामात थी वो ज़ाहिर हो जाती थी, बिल्कुल, लेकिन इस नई किस्म में कभी होती हैं और कभी नहीं होती। नहीं होती, और उसमें भी ऐसी होता था, कभी होती, कभी नहीं होती, कभी ज़्यादा नहीं होती थी, कभी थोड़ी बहुत होती थी। लेकिन मेन जो है वो टेस्ट पे डिपेंड करता है सारा। और उसके बाद उनकी वैक्सीनेशन भी हम कर रहे हैं। पेम्स में से मिसाल दूँ, पहले हमने 200 बेड रखे थे, अभी सिर्फ 11 जो है मरीज़ वो दाखिल हैं, जो आम वार्ड में दाखिल हैं, और 19 जो है वो वेंटिलेटर पे हैं। ठीक है। यानी कि वो अभी ऐसे भी पेचीदगियाँ जा रही हैं पुरानी बीमारी की। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि जब लोगों ने उसकी केयर नहीं की, जब इस पे जो फॉलो नहीं करेंगे, जो SOPs फॉलो करते जो गवर्नमेंट कह रही है, उनको चाहिए कि इसको फॉलो करें ताकि ये ज़्यादा फैले नहीं, क्योंकि इससे अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त हमारे हॉस्पिटल्स की सूरत हाल है, इस पर तो मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ, लेकिन ये जो नया वेरिएंट है
इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट भी है। हम वो रिपोर्ट अपने नाज़रीन को पहले दिखाते हैं कि किस तरह से ये जनूबी अफ्रीका से शुरू हुआ और अब मुख्तलिफ मुल्कों में ये फैल गया है। तो आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जनूबी अफ्रीका से मंजरेआम पर आने वाली कोरोना वायरस की इस नई किस्म को ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट की अलामात में बुखार, खांसी, थकन, जायका और सूंघने की हिस्स का खत्म होना और ज्यादा संगीन हालत में सांस लेने में दुश्वारी और सीने में तकलीफ वगैरह शामिल है। ताहम ये किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है या वैक्सीन के खिलाफ इतनी मज़ाहमत जाहिर करता है, इसका पता चलाने में चंद हफ्ते लग सकते हैं। ओमिक्रॉन बोट्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग और इसराइल के बाद यूरोपीय ममालिक और अमेरिका में तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद कई ममालिक ने जनूबी अफ्रीका पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। अब तक ओमिक्रॉन की इस नई किस्म के दर्जनों मुसद्दिका मुतासरीन सामने आ चुके हैं। I am worried because, well, it's apparently more dangerous than the previous one due to mutations. आलमी अदारा सेहत ने भी ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की तस्दीक करते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन हाल ही में कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद पर भी हमलावर हो सकता है। NCOC ने भी हालात के तनाजुर में 5 दिसंबर के बाद सफर करने वाले पाकिस्तानियों को इंतहाई इमरजेंसी की सूरत में अस्तस्ना और जरूरी हिफाजती इकदामात मुकम्मल करने के बाद आने की इजाजत देने का फैसला किया है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आने पर सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को लाजिम करार दिया है। रिपोर्ट आपने देखी। डॉक्टर साहब, अब फरमाइएगा कि जो हमारी जो पहली लेयर थी, दूसरी, इस वक्त हमारे हॉस्पिटल्स में कोरोना की क्या सूरत हाल है कि एक ऐसे वक्त में कि जब हम इत्मीनान का सांस ले रहे थे और अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे मुल्क में बहरहाल उतना नुकसान नहीं हुआ जितना बाकी के ममालिक में हुआ अल्लाह ताला के फजल करम से, तो क्या सूरत हाल रही है? देखें, मैं पेम्स की बात करता हूँ, डॉक्टर्स की बात करता हूँ, बाकी जितने भी हैं, देखें सारे लोग जान बचाने के लिए होते हैं। देखिए, जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया और कई जानें उन्होंने बचाई हैं कि परफेक्ट जैसे ही पेशेंट आया है, चाहे उसके लामते हैं या नहीं, जैसे उन्होंने टेस्ट किए सारे किए, उसके बाद जिसको दाखिल की जरूरत थी दाखिल किया, वेंटिलेटर पे भी रखे, ठीक है। लेकिन लोगों से ये कहूँगा कि आपने SOP लाजमी फॉलो करना है ताकि आप वेंटिलेटर जब चले जाते हैं तो उनका बचना बहुत कम होता है। लेकिन दाखिल रहते हैं, कई ऑक्सीजन पे रहे हैं, कई बच गए हैं, जिस तरह बाहर के मुल्कों में आपने बताया कि कितनी डेथ्स हुई है। तो यहाँ पे उस हिसाब से नहीं भी, इसमें लोगों पे भी डिपेंड करते हैं और डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ पे उसकी बात करूँगा, 24 घंटे वो एक्टिव रहते हैं। और जैसे कोई भी पेशेंट आता है, हमने अलहदा वार्ड्स बना लिए हैं। किसी कोरोना के पेशेंट आते हैं, कोई लेटेस्ट के भी आएंगे तो उनको हम वहीं पे दाखिल कर लेंगे। खुदा ना खास्ता उनको ज़्यादा सांस का मसला है तो उनको हम वेंटिलेटर पे भी उनको रख लेंगे और वहाँ पे 24 घंटे जो है डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ प्रॉपर उनका वो केयर करते रहते हैं और साथ ही उनके रिश्तेदार हैं उनको भी सारा गाइड करते रहते हैं कि अभी ये मेडिसिन चाहिए, अभी ये करना है, अभी ये करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है। और आप लोगों ने भी इस तरह फॉलो करना है, इस तरह अपने आप की बचत भी करनी है, लोगों की बचत भी करनी है ताकि ये बीमारी फैले नहीं। और लोगों को ज़्यादा खौफ नहीं करना, लेकिन आपने अमल लाजमी करना है ताकि ये बीमारी फैले नहीं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, ये ज़ाहिर है नया वेरिएंट है, तो इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं वो कम से कम हमारी वही होनी चाहिए, हमें एक बार फिर उसकी तरफ जाना पड़ेगा जो हम पहले कोरोना के हवाले से कर रहे थे, बिल्कुल, मास्क का रेगुलर इस्तेमाल और वही डिस्टेंस रखें, बिल्कुल, और बिल्कुल ताकि रखें। और जैसे जो भी SOP फॉलो करें, जो भी गवर्नमेंट कहती है कि ये, कई बार हमने स्कूल भी बंद किए, हमने अस्पताल भी जो है OPDs भी बंद कर दी इसी वजह से कि लोग ज़्यादा आए नहीं, एक दूसरे ने फैले नहीं, ठीक है। कोई नमाज़ पढ़ने भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, डिस्टेंस रखें। अगर वहाँ बीमारी एक को फैली है तो दूसरे में न जाए, वही मास्क पहन के रखें ताकि खांसी वासी ना आए, दूसरे में शिफ्ट ना हो, ठीक है। इसी तरह स्कूल कॉलेजेस में भी अगर मसला होता है खुदा ना खास्ता तो उसमें भी या तो बंद कर देते हैं या फिर डिस्टेंस रखनी पड़ती है। क्योंकि पहले भी हम देखें वो बंद रखा है हमने, पेम्स भी हमने OPD बंद रखी है, सिर्फ इमरजेंसी हमने खुली रखी है फिर भी, ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। ताकि कई लोग कहते हैं नहीं जी हम तो बीमारी है, ये ऐसे ना हो गया हो तो OPD बंद है, तो OPD बेशक बंद थी लेकिन इमरजेंसी में 90% लोग ऐसे आते थे जो OPD बेस के थे, तो उनको वहीं पे हम टेस्ट भी करते थे, जो एनालिसिस होता था उस हवाले से दाखिल की जरूरत होती थी, उनको हम कोरोना के वायरस के हवाले से उसी वार्ड में दाखिल करें। और ये जो गुज़श्ता दिनों हम सूरत हाल देख रहे थे कि सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आ गई थी, अब बहुत कम मरीज आना शुरू हो गए थे। लेकिन अब जिस तरह वो कह रहे हैं नई जो डिजीज़ आ रही है तो उसके लिए लोगों से कहेंगे आप SOPs को फॉलो करते रहें ताकि ये बीमारी भी ज़्यादा ना फैले। पहले भी ज़्यादा फैली थी लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डेथ्स नहीं हुई ज़्यादा। और मैं पहले कहूँगा पहले भी जब डेथ्स होती थी, अब देखें 1% डेथ होती थी। बाहर के मुल्कों में अगर लाखों लोग मुतासर हुए हैं तो डेथ कितनी बनती है, और जहाँ पे हज़ारों हुए हैं
उनकी डेथ 1% कितनी बनती है, इससे अंदाज़ा लगा लें। लेकिन वही बात यह है कि 1% भी बच सकते हैं अगर SOPs फॉलो करें, और लोगों को चाहिए कि अपने ख़ानदान को भी बताते रहें। बाकी जो भी मिलता है स्कूल कॉलेजेस वाले कहीं भी जो है, और दफ्तर भी हैं आगे पीछे, सबको चाहिए कि हर जगह हर लोग को बताते रहें कि भी आपने ये करना है, ये नहीं करना, ये SOPs आपको फॉलो करना, ताकि ये बीमारी फैले नहीं, ना आप में ना फैले, काम करने वालों पे, ना घर में ना फैले, ना कोई और। लोग चीज़ें ख़रीदने जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, पहले आपको पता है मार्केट्स भी बंद कर दी थी, मार्केट क्लोज कर दी थी, ताकि वहाँ पे लोग जाते हैं, परवाह नहीं करते, वो भी साथ SOPs को भी लेकिन फॉलो डॉक्टर साहब, करते। लोगों ने बहरहाल मीडिया ने भी उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया, हुकूमत भी हिदायत देती रही, मीडिया के ज़रिए से वो लोगों तक पहुंचती रहीं। अच्छा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो मकामी होती थी वो भी अपना किरदार अदा करती थी। डॉक्टर्स का तो खैर बहुत ही, वो तो एक किस्म का जिहाद कर रहे थे, आप लोग तो जिहाद कर रहे थे, क्योंकि आप तो फ्रंट लाइन पे आप लोग वहाँ मौजूद थे। बहुत से हमारे डॉक्टर्स उसमें शहीद भी हो गए, उनको बीमारी लग गई। लेकिन लोगों ने पहले तो उसको इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब मुस्तकिल उनको हम बताते रहे और पैगाम पहुंचता रहा, तो बहरहाल पूरे पाकिस्तान ने कोऑपरेट तो किया ना। बिल्कुल बिल्कुल किया। लेकिन वो कहते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ, जिसने एक जान को बचाया पूरी इंसानियत को बचाया। आप देखें, और लोगों को चाहिए कि SOP फॉलो करें, ताकि एक जान भी बच जाए, कितना फ़र्क होता है। तो कितनी जान खामखा मर जाती है, ठीक है ना। बचना बहुत आसान है, आसान है कि अपने डिस्टेंस रखना है, फॉलो अप रखें, SOPs को फॉलो करें, ताकि किसी को हो भी गया है तो उसको ना हो, और जिसको हो भी गया है तो प्रॉपर जाके डॉक्टर्स को दिखाए, प्रॉपर अस्पताल में दिखाए, ताकि किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि उस पर अमल करें, ताकि और चक्करों में ना पड़े कि हमने ये करना है, वो करना है, फलां पे जाना नहीं, ताकि आपकी डेथ ना हो। तो ये जिस तरह आप एक्टिविटी नहीं करते ना, प्रॉपर फॉलो नहीं करते डॉक्टर्स को, तो फिर आपकी डेथ खामखा हो जाती है। तो प्रॉपर फॉलो अप करें, जो प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, प्रॉपर अस्पताल हैं, वहाँ पे जाए, अलामतें हैं या नहीं है, या किसी को थोड़ी बहुत भी अलामतें हैं, ताकि वहाँ पता चले कि मसला क्या है, किस कैटेगरी में है। कोई सांस का मसला ज़्यादा तो नहीं है, कोई निमोनिया तो नहीं है, कोई डेथ का डर तो नहीं है, कोई निमोनिया ज़्यादा तो नहीं हो गया। प्रॉपर किसी में आम सिंपल टेस्ट होते हैं, किसी का एक्सरे होता है, किसी का CT स्कैन होता है, और भी टेस्ट होते हैं, तो उस पर सारा फैसला हो जाता है कि क्या मसला। और बाकी वैक्सीनेशन जो डॉक्टर्स बताते हैं कि ख़ानदान मैंने इन बंदों को वैक्सीनेशन करनी, उनको वैक्सीनेशन भी। अच्छा, वैक्सीनेशन की तरफ भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे डॉक्टर साहब शेयर करता हूँ, मैं चाहूँगा कि आपका इस पर कॉमेंट भी आए। 18 नवंबर को जनूबी अफ्रीका में सबसे पहले एक डॉक्टर ने इसको रिपोर्ट किया, और उन्होंने जो बताया हुआ है, वो उन्होंने बताया हुआ है कि अनयूजुअल सिम्टम्स थे, और उन्होंने ये कहा कि जो यंग लोग मेरे पास आए, उनमें मैंने देखा कि इंटेंस फटीक, यानी बहुत ज़्यादा थकावट थी। एक 6 साल का बच्चा, उस डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास आया, तो उसका पल्स रेट बहुत तेज़ था। फिर उन्होंने कहा कि इलामात में सोर थ्रोट नहीं है, खांसी भी नहीं है, लेकिन स्क्रैची थ्रोट है, स्क्रैची थ्रोट है, और माइल्ड हेडेक है, यानी कम सर दर्द है। फिर उनका ये भी कहना था कि पेशेंट्स आए, उनमें लॉस ऑफ सेंस या लॉस ऑफ टेस्ट ये भी नहीं था, और इसके साथ साथ उन्होंने यही कहा कि थकावट बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे आप फरमा रहे थे कि कुछ अनयूजुअल किस्म के सिम्टम्स हैं। बिल्कुल, किसी में सिम्टम ज़्यादा होते हैं, किसी में कोई ख़ास सिम्टम नहीं होते हैं। जिस तरह भी कह रहे, खांसी नहीं भी हुई तब भी बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। जिसको कमज़ोरी हो सकती है तब भी, कभी सांस का मसला, ये मसला है, किसी को नहीं होता, किसी को आंखों से मसला होता है, किसी को नाक से मसला हो रहा होता है, किसी को पूरी बिल्कुल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती। तो उसमें प्रॉपर टेस्ट पे फाइनल करें, ताकि उनको वैसे ही कमज़ोरी हो रही है, कोई और वजह तो नहीं है। कोई डायबिटिक होते हैं, कोई शुगर के मरीज़ होते हैं, कोई और मसला होता है, कोई हाइपरटेंशन के भी होते हैं, लेकिन साथ ये टेस्ट भी करा लेते हैं, ताकि पता चले कि ये मसला तो नहीं है। इस चक्कर में ना पड़े कि आपको कमज़ोरी हुई तो कहें जी फ़लाँ बंदे आते रहे, फ़लाँ बच्चे आते हैं, इनको कमज़ोरी हुई है, उनके मसले खून की कमी से कमज़ोरी हो जाती है, और वजह भी होती है। लेकिन क्योंकि आप ये डिजीज़ ऐसी फैली हुई है और इसका ख़तरा ज़्यादा है, तो इसलिए ये हम टेस्ट लाजमी कराते हैं कि अगर वो कभी ये पता चल जाए, कन्फर्म हो जाए कि ये इस डिजीज़ में ये वैक्सीनेशन ने किस हद तक आपके ख्याल में एक बंद बांधा है, ये जो पिछले कोरोना के जो वेरिएंट थे, इसके लिए फिर हमने इसको शुरू में तो बड़ा स्लो रिस्पांस किया, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तानी अवाम ने बड़ा तेज़ी के साथ और फिर रिस्पॉन्ड किया है। तो वैक्सीनेशन का कितना फ़ायदा है? बिल्कुल, बड़े आपने सही बात की है। शुरू में लोग डाउटफुल थे, जी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये ना हो वो ना हो, कोई कहता है ये फ़लाँ वैक्सीनेशन ठीक है, फ़लाँ कहता है फ़लाँ ठीक है। तो यहाँ पे फिर आस्ता आस्ता जो SOPs के थ्रू प्लस और चीज़ों के थ्रू जो गवर्नमेंट ने और मीडिया सारा बताना शुरू किया, उसके साथ जैसे लोगों को बचना शुरू हो गया, उस हिसाब से उन्होंने फिर वैक्सीनेशन कर ली। और अभी तक वैक्सीनेशन हमारी रोज़ाना कभी 700, 800, कभी 1000 बंदे डेली आके हमारी वैक्सीनेशन यहाँ पे कर रहे हैं पिम्स में। इससे अंदाज़ा लगा लें कि लोग
कितना मुतासर हैं कि इससे काफ़ी बचत हो रही है। ठीक। तो इसलिए लाजमी वैक्सीनेशन करवाएं ताकि फर्दर में कोई प्रॉब्लम और ना हो। और जिस तरह टाइम दिया जा रहा है, इतने दिनों बाद आना है दोबारा, फिर फॉलो अप ऐसे करना है, तो उसको आप लाजमी फॉलो करें। लेकिन जहाँ से भी कराएं अच्छी जगह से कराएं, प्रॉपर गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट के अस्पताल हैं जहाँ पे आपको पता है और उन्होंने अनाउंस किया है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन होती है, वहाँ पे जाएं, खाम का आगे पीछे दाएं बाएं और कहीं नहीं। और डॉक्टर साहब ये इसलिए भी लाजमी है कि चूंकि ये नया वेरिएंट है और हमें पुराने कोरोना को भी समझते समझते साल से ज़्यादा लग गया, उस पर तहकीक करते करते, उस पर काम करते करते, तो ये ओमिक्रॉन तो बिल्कुल नया है, इस पर मज़ीद काम होना है। इसी वजह से जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई हैं वो भी कह रही हैं कि हम मज़ीद इस पर काम कर रहे हैं, इस पर टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, जारी बात रखेंगे। देखिए वैक्सीनेशन चलो बात की बात है, ठीक है। पहली बात ये कि आप SOPs को फॉलो करें ताकि डिजीज़ कोई भी है, ताकि आप दूसरे में ट्रांसमिट ना हो। किसी को रो भी गई है, उसने चेक भी नहीं कराया, ठीक है, कि जो खांसी है, कमज़ोरी हो रही है, नकाहत हो रही है, तो तब भी वो फॉलो करे SOPs को, ताकि दूसरे में किसी न किसी वजह से, खांसी से, नज़ले से, ठीक है ना, हाथ हाथ मिलाने से, गले मिलने से, डिस्टेंस कम रखने से दूसरे में ट्रांसमिट ना हो। ये आपने फॉलो रखना है, तब कोई भी डिजीज़ हो, ताकि यही बचत कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी वैक्सीनेशन जब होगी तो वो तो बात की होगी, लेकिन पहले आप SOPs को फॉलो करें और कोई भी लामते हो तो प्रॉपर गवर्नमेंट अस्पतालों में आए ताकि वहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ आपको प्रॉपर केयर करे और आपको सारा बता सकते हैं कि आपको डिजीज़ किस टाइप की है और आपने फर्दर क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे और बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे। ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है, इस पर मज़ीद रिसर्च हो रही है और जो मुख्तलिफ वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी रिसर्च कर रही हैं वैक्सीन बनाने के हवाले से, लेकिन ज़ाहिर है कि इब्तदाई तौर पर इसकी सिर्फ इलामात सामने आई हैं, इस पर मज़ीद बहुत रिसर्च होनी है। तमाम लोगों को एहतियाती तदाबीर कम अज़ कम एक बार फिर इख्तियार करनी होगी। मास्क पहनना होगा, बिला ज़रूरत नहीं निकलना होगा, एक दूसरे से फासले पर रहना होगा। ये वो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।